Now I am going to discuss the friction and the frictional force. For this, suppose a table, and on this table a book is kept. इस टेबल पे एक बुक रखा हुआ है. अभी अगर हम इसको इस प्रकार से कि नेट फोर्स 0 है क्योंकि वो रेस्ट में है, and that force is the force of gravitation, that is bit, and this is the normal reaction, and the normal reaction is equal to mg, hence acceleration is 0. This is the case. Now I am applying a force F horizontally on the surface, and suppose a graph, and x-axis I am taking the applied force, and when you will apply a force, then acceleration is equal to F by m, and body will accelerate. ये हमारे पास कॉमन सेंस है, and according to Newton's second law of motion we can say that by applying a force a body will accelerate. And but still body is in a state of rest. हमने फोर्स लगाया फिर भी ये बॉडी रेस्ट में है. इसका मतलब है कि फोर्स लगाने के बाद भी इस पे लगने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्स, टोटल फोर्स 0 है, और ये तब पॉसिबल है कि कोई एक फोर्स इस पे इधर की ओर भी लगता होगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको मैंने फिर विड्रॉ कर लिया तो ये तब भी लगता होता अगर, तो इस फोर्स से ये पीछे की ओर चलना शुरू होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है. यानी जब मैं इसको विड्रॉ कर लिया तो ये भी विड्रॉ कर लिया. अब हम इस फोर्स को बढ़ाते हैं और फिर भी बॉडी रेस्ट में है. इसका मतलब है कि मैं अगर बढ़ाया तो ये फोर्स भी बढ़ गया, और इस प्रकार से हम देखेंगे कि दोनों बढ़ते गया. ये बढ़ाया तो ये बढ़ते गया, और एक समय आएगा कि अब ये इसकी बढ़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और अगर थोड़ा भी ये बढ़ाएंगे तो बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड, बॉडी इस पर स्लाइड होना शुरू हो जाएगा. जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि हमने ये बॉडी है, हम एक फोर्स यहाँ पे लगाए, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, फिर थोड़ा फोर्स बढ़ाया, नहीं कर रहा है, लेकिन जब फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाए तो स्लाइड करना शुरू किया. तो यहाँ पर यही फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज दैट फोर्स which always opposes the relative velocity between the two surface in contact, and it acts tangential to the contact surface. मतलब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो जब दो बॉडी कंटैक्ट में हो और उनके बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो उस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करेगा, और वह फोर्स कंटैक्ट सरफेस के टेंजेंशियल लगेगा. ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. अब यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर मैंने अप्लाइड फोर्स इस पर नहीं लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है. तो ये अप्लाइड फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये अप्लाइड फोर्स है. ये अगर बढ़ाए तो ये बढ़ा, ये 0 है तो ये 0 हुआ, और ये बढ़ते गया. एक लिमिट के बाद अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो बॉडी स्लाइड करना शुरू हुआ. इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स का एक मैक्सिमम लिमिट है. तो ये कह सकते हैं कि व्हेन देयर इज नो एनी relative velocity between the two surfaces, then the force of friction
इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, तब उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू डिफिनिट नहीं है। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is known as limiting friction, यानी we can say that the friction force must be less and equal to a static frictional force, मतलब static frictional force के से कम होगा, static frictional force हमेशा कम होगा या अधिक होगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वल होगा या कम होगा, ये बात हम ये कह सकते हैं। अब हम लोग जब ये और फोर्स लगाएंगे तो ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे पहुंचा, उसके बाद अब ये नहीं बढ़ पाएगा तो बॉडी स्लाइड करना शुरू करेगा। जब ये स्लाइड करना शुरू होगा तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, नहीं तो एक बार स्लाइड होता तो कंटिन्यू चलते रहता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, हमें फिर भी एक फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, बट इन दैट केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसके बीच का अगर ग्राफ हम दिखाना चाहें तो ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसे वैल्यू ये, मतलब कि अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन का, ये वैल्यू, इसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा और तब जो ये जो वैल्यू है ये है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, और ये जो वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसके बाद चूंकि इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण एक बार मोशन में आता है तो मोशन में आता रहता है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन दी लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये उससे कम होगा। अब यहाँ इसका लॉ क्या हो सकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कोई जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरह कोई नेचुरल लॉ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसलिए एम्पेरिकल लॉ कहते हैं। इसमें दो लॉ मुख्य रूप से है, वो है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या काइनेटिक होगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, और दिस नॉर्मल रिएक्शन मीन्स ये नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, एंड दिस इज दी म्यू स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इनटू एन, ये कहेंगे हम लिमिटिंग की वैल्यू, और स्टैटिक कहेंगे तो ऑलवेज लेस देन। अगर स्टैटिक की बात करते हैं तो ये ऑलवेज लेस एंड इक्वल टू म्यू एस एन। काइनेटिक की बात करते हैं तो ये कहेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के एन, एंड दिस म्यू के एंड म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, and this is known as coefficient of limiting friction। तो ये है कोफिशिएंट की बात। अब यहाँ पर जहाँ भी फ्रिक्शन अगर निकालना होगा, यहीं अगर फ्रिक्शन हमें निकालना है और ये म्यू पता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन करके निकालेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, इससे कम भी होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस एंड इक्वल टू दिस इज, ये निकाल सकते हैं अगर ये पता है तो। अब हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
कारण है क्या चीज़ एक्चुअली में, जैसे एक बड़ी इस कांटेक्ट में है और हमने इसको अगर पुश किया ऐसे, तो जब हम पुश करेंगे इसको तो यहाँ पर एक दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स डेवलप करेगा, ये कांटेक्ट फोर्स। इस कांटेक्ट फोर्स की दो कंपोनेंट होगी, एक कंपोनेंट ये और ये कंपोनेंट जो होगा, तो ये जो कंपोनेंट है कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट, तो कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स along the contact surface is known as force of friction। एक और हम लोग जानते हैं लॉ के रूप में ही कि ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हमारे पास एक बॉडी ऐसा रखा हुआ है और इसकी जो mg है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें जो भी होगा, इसी बॉडी को अगर ऐसे रख दिया तो ऑटोमेटिक है कि mg अभी भी वही होगा, नॉर्मल रिएक्शन अभी भी वही होगा। तो एरिया कम कांटेक्ट में है, यहाँ पर ज़्यादा कांटेक्ट में है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा अगर नेचर ऑफ द कांटेक्ट सरफेस सेम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस क्या है। वैसे जो फ्रिक्शन का जो कॉज है, वो कॉज ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो है एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। दो बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद हमारे पास दो बॉडी जब कांटेक्ट में है तो इसकी मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है। एक और फ्रिक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो व्हाट इज द रोलिंग फ्रिक्शन? जब बॉडी रोल करता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये ऐसा पोजीशन रोल करना, ये रोल करने में जो कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ जो रोल कर रहा है कोई बॉडी, तो ये कांटेक्ट पॉइंट जो है न ये स्लाइड करता है और न ये इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, इसलिए न काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर है न स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये रोल कर, इसलिए ऑटोमेटिक है कि रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। दिस इज द कॉज ऑफ यूजिंग द बॉल बेयरिंग्स। आप साइकिल वगैरह में देखे होंगे बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करते हैं, इसमें गोली लगा रख दिया जाता है और जब ये घूमेगा इसके अंदर में तो ये जो इसके अंदर में ये रोल करेगा, ये इतने गोली है, और रोल करने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए आसान होता है। दिस इज द कॉज ऑफ यूजिंग द बॉल बेयरिंग्स बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये रोलिंग, फिर भी देखते हैं कि रोल करने वाला बॉडी अगर फ्रिक्शन नहीं तो रुकता कैसे है, तो उसके पीछे थोड़ा सा एक मिक्स्ड माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है कि रुकता कैसे है। वास्तव में अब क्या होता है कि कोई बॉडी में अगर ये जब चलता है तो थोड़ा सा ये हम्प बन जाएगा, मतलब कि अगर कोई बॉडी चलता है तो ये थोड़ा दब जाता है, पोर्शन जिस पे चलेगा वो थोड़ा दब जाता है। तो दबने के बाद वो माइक्रोस्कोपिक है, दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई रोल करता है कोई बॉडी, तो जहाँ कंटैक्ट में है वो पॉइंट थोड़ा दब जाएगा, ऐसे थोड़ा प्रेस हो जाता है, और प्रेस हो जाने से क्या होगा, यहाँ पर हम्प बन गया, तो ये जो पोर्शंस है ये रेज कर गया, वो इसको अपोज करता है। इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है लेकिन ये कम होता है। तो जहाँ पर हम्प कम बनेगा वहाँ पर कम होगा हार्ड सरफेस पे, जब इसलिए कम होता है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और जहाँ लूज सरफेस है वहाँ ज़्यादा होता है। तो दिस इज द कॉज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब कभी भी प्रॉब्लम आपको बनाना हो तो आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू जो होगी वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर ही एक एग्जांपल ले लीजिए कि हम कहते हैं कि ये सपोज कीजिए 0.2 इज द म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये mg है आपको 10 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 10 इंटू 0.2 यानी 2 न्यूटन। तो ये 2 न्यूटन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। आप अगर यहाँ 1 न्यूटन लगाएंगे तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 न्यूटन ही रहेगा,
1.5 न्यूटन लगाएंगे तो ये 1.5 न्यूटन होगा, लेकिन जब 2 लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन जब 3 लगाएंगे तब ये फिर इससे नहीं बढ़ेगा और ये बड़ी स्लाइड होना शुरू हो जाता है। दिस इज द केस ऑफ द फ्रिक्शन।